दोस्तों सुपर फास्ट रिवीजन में आज हम लोग बैक्टीरिया चैप्टर से 20 महत्वपूर्ण सवालों को देखेंगे जो कि बार बार टीजीटी पीजीटी एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इन 20 सवालों का हम आपको जवाब भी देंगे और इन्हें विस्तार से समझाएंगे भी। तो पूरा लास्ट तक वीडियो देखिए, आपको सारी चीजें जरूर समझ में आएगी। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं, एक एक सवाल देख लेते हैं। इसमें देखिए जो पहला सवाल है, प्लाज्मिड जो ड्रग प्रतिरोध उत्पन्न करता है कहलाता है। यानी कि ऐसा प्लाज्मिड जो ड्रग प्रतिरोध उत्पन्न करता है, यानी कि दवाओं के प्रति या एंटीबायोटिक के प्रति रेजिस्टेंस होता है, यानी कि प्रतिरोध उत्पन्न करता है, उसे क्या कहते हैं? ऐसे प्लाज्मिड को क्या कहते हैं? तो सबसे पहले तो आप जानिए कि प्लाज्मिड क्या होता है। तो देखिए जो बैक्टीरिया होते हैं, तो बैक्टीरिया के अंदर इसका खुद का डीएनए तो होता ही है, इसके अलावा बैक्टीरिया में कुछ एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल मटेरियल होता है, यानी कि एक्स्ट्रा क्रोमोसोम होता है, इसको कहते हैं प्लाज्मिड। क्या कहते हैं? प्लाज्मिड कहते हैं, प्लाज्मिड। तो अब समझिए कि ये प्लाज्मिड कितने तरह के होते हैं। तो देखिए यहाँ पर 4 विकल्प में 4 तरह के प्लाज्मिड दिए गए हैं। पहला जो विकल्प है इसमें दिया गया है एफ फैक्टर। तो दोस्तों आपको बता दें जो एफ फैक्टर नाम का प्लाज्मिड होता है, यह फर्टिलिटी फैक्टर होता है और बैक्टीरिया को रिप्रोडक्शन कराने में हेल्प करता है। यहाँ पर पूछा गया है कि कौन सा प्लाज्मिड है जो ड्रग का प्रतिरोध करता है। तो पहला जो है फर्टिलिटी फैक्टर है, यानी कि यह रिप्रोडक्शन कराता है बैक्टीरिया में। जो दूसरे विकल्प में दिया गया है कोल फैक्टर या कॉल फैक्टर, यह जो है बैक्टीरिया के अंदर पाया जाने वाला एक प्लाज्मिड है जो विष उत्पन्न करता है, पॉइजन उत्पन्न करता है। तो ये भी विकल्प गलत हो गया। तीसरा जो है टीआई प्लाज्मिड, तो जो टीआई प्लाज्मिड होता है यह ट्यूमर काज करता है पौधों में, तो यह भी विकल्प गलत है। बाकी जो चौथा विकल्प है वो आर फैक्टर है। आर फैक्टर का मतलब रेजिस्टेंस फैक्टर, जो दवाओं के प्रति विरोध उत्पन्न करता है, प्रतिरोध उत्पन्न करता है। यानी कि बैक्टीरिया के अंदर पाया जाने वाला एक ऐसा प्लाज्मिड है कि अगर इस बैक्टीरिया पर कोई दवा डाला जाए, यानी कि इस बैक्टीरिया के लिए कोई दवा खाया जाए, तो यह प्लाज्मिड उन दवाओं का असर नहीं होने देता है इस बैक्टीरिया के ऊपर। तो इसे क्या कहते हैं? आर फैक्टर। इसका मतलब यहाँ पर चौथा विकल्प क्या है? सही है। यानी कि आर फैक्टर जो प्लाज्मिड है वह ड्रग प्रतिरोध उत्पन्न करता है। तो आप इसे क्लियर समझ गए हैं अच्छे से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, जीवाणु वर्गीकृत किए जाते हैं, यानी कि बैक्टीरिया आर क्लासिफाइड इन द किंगडम। तो दोस्तों आर.एच. व्हिटेकर नामक वैज्ञानिक दुनिया भर के जीवों को 5 किंगडम में डिवाइड किया है, यानी कि 5 जगत बनाया है। पहला जगत जो है मोनेरा है, दूसरा प्रोटिस्टा है, तीसरा फंजाई है, चौथा प्लांटी है और 5वां एनिमेलिया है। यानी कि 5 जगत बनाए गए हैं। तो इस सवाल में पूछा जा रहा है कि बैक्टीरिया को किस जगत में रखा गया है, जीवाणु को किस जगत में वर्गीकृत किया गया है। तो आपको बता दें कि बैक्टीरिया को मोनेरा में रखा गया है, मोनेरा में, यानी जो पहला जगत है उसी के अंदर बैक्टीरिया को रखा गया है। यहाँ पर तीसरा विकल्प सही है। बाकी एनिमेलिया में एनिमल को रखा गया है, फंजाई जगत में फंजाई को रखा गया है, प्रोटिस्टा में प्रोटोजोआ को रखा गया है। यहाँ पर तीसरा विकल्प सही है, मोनेरा। अगला क्वेश्चन है, टीआई प्लाज्मिड पाया जाता है, यानी जो टीआई प्लाज्मिड है वो किस में पाया जाता है, कौन से बैक्टीरिया में? तो पहला है रोडोबैक्टर स्फेरॉयड, दूसरा है एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसिएंस और तीसरा है ई कोलाई और चौथा है इसमें से कोई नहीं। तो इसमें जो दूसरा विकल्प है एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसिएंस, यह बैक्टीरिया ट्यूमर काज करते हैं और इसमें टीआई प्लाज्मिड पाया जाता है, जैसा कि ट्यूमीफेसिएंस नाम से ही पता चल जा रहा है। तो यहाँ पर दूसरा विकल्प सही हो जाएगा, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसिएंस। अगला क्वेश्चन है, प्लाज्मिड है, यानी कि प्लाज्मिड क्या है? प्लाज्मिड आर। तो यहाँ पर इंग्लिश में देखिए क्या है, न्यू टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यानी एक नए प्रकार का सूक्ष्म जीव, नए प्रकार का सूक्ष्म जीव। हिंदी में भी देखते रहिए। बाकी जो दूसरा विकल्प है एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जेनेटिक मटेरियल ऑफ बैक्टीरिया, यानी कि बैक्टीरिया के अंदर एक्स्ट्रा क्रोमोसोम। तीसरा विकल्प है जेनेटिक एलिमेंट ऑफ बैक्टीरिया, यानी कि बैक्टीरिया का आनुवंशिक पदार्थ। और चौथा विकल्प है वायरसेस, यानी
कि कोई वायरस है प्लाज्मिड। तो इसमें से देखिए जो दूसरा विकल्प है वह सही है, क्योंकि अभी मैंने बताया कि जो बैक्टीरिया होते हैं इनके अंदर खुद का ये पहला तो जेनेटिक मटेरियल यानी कि डीएनए होता ही है। इस डीएनए के अलावा बैक्टीरिया के अंदर एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल मटेरियल पाया जाता है, इसी को क्या कहते हैं, प्लाज्मिड कहते हैं। तो प्लाज्मिड यहाँ पर पूछा गया है, तो प्लाज्मिड बैक्टीरिया के अंदर एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल मटेरियल है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन है एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए ऑफ बैक्टीरिया इज कॉल्ड। उसी सवाल को फिर से पूछा गया है, थोड़ा सा घुमा दिया गया है। तो बैक्टीरिया के अंदर जो एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल मटेरियल पाया जाता है उसको क्या कहते हैं, तो उसे प्लाज्मिड कहते हैं। यहाँ पर बी वाला विकल्प सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जीवाणुओं में गुणसूत्रीय आनुवांशिक तत्व से जुड़ा रहने वाला गुणसूत्र बाह्य आनुवंशिक तत्व कहलाता है। शायद आप हिंदी में ना समझ पाए होंगे, इंग्लिश में देखिए क्या है, क्लियर हो जाएगा। इन बैक्टीरिया यानी बैक्टीरिया में एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जेनेटिक मटेरियल, बस इसी बात से आपको समझ जाना है, यानी कि बैक्टीरिया के अंदर जो एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल मटेरियल होता है इंटीग्रेटेड विथ क्रोमोसोमल जेनेटिक इज कॉल्ड। जो क्रोमोसोमल जेनेटिक से जुड़ा होता है, इंटीग्रेटेड होता है, जो एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल मटेरियल होता है उसे क्या कहते हैं, तो फिर वही सवाल एक तरह से है जिसको आप क्या कहेंगे, प्लाज्मिड कहेंगे। क्या कहेंगे, प्लाज्मिड। तो यहाँ पर पहला विकल्प सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्राम धनात्मक बैक्टीरिया के लक्षण है, यानी कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया आर कैरेक्टराइज्ड बाई। तो आपको पहले बता दें ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया क्या होते हैं। तो दोस्तों एक वैज्ञानिक थे ग्राम, वैज्ञानिक का नाम क्या है, ग्राम नामक वैज्ञानिक थे। उन्होंने बैक्टीरिया को स्टेन किया यानी कि कलर किया। किसमें कलर किया, तो क्रिस्टल वायलेट में कलर किया। तो कुछ बैक्टीरिया जो है वो कलर ले लिए यानी कि कलर्ड हो गए, वो बैगनी कलर के हो गए, और कुछ बैक्टीरिया कलर्ड नहीं हुए, यानी दो तरह के बैक्टीरिया हुए। मतलब पहले तो बैक्टीरिया को कलर किया गया, तो कुछ बैक्टीरिया ऐसे थे जो अपने ऊपर कलर ले लिए यानी कि बैगनी कलर के हो गए, और कुछ बैक्टीरिया ऐसे थे जो कलर नहीं लिए यानी कि वो बैगनी कलर के नहीं हुए। तो जो बैक्टीरिया कलर ले लिए उन्हें ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया कहा गया, और जो बैक्टीरिया कलर नहीं लिए यानी कि क्रिस्टल वायलेट में उन्हें जब रंगा गया, कलर किया गया यानी कि स्टेन किया गया, तो वो बैगनी कलर के नहीं हुए, तो उन्हें ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया कहा गया। तो अब यहाँ पर यही पूछा जाता है कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया आर कैरेक्टराइज्ड बाई, यानी कि यहाँ पर 4 कैरेक्टर दिए गए हैं, तो पूछा जा रहा है इसमें से कौन सा कैरेक्टर ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया का है। तो चलिए एक एक कैरेक्टर पढ़ते हैं। पहला है कोशिका भित्ति में टेकोइक अम्ल की उपस्थिति। तो ये जो कैरेक्टर है ये तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया का है, क्योंकि इनके जो कोशिका भित्ति यानी कि इनकी जो सेल वॉल होती है इसमें टिकोइक एसिड यानी टिकोइक अम्ल पाया जाता है। तो पहला तो है ये है इसका कैरेक्टर। दूसरा देखते हैं कोशिका भित्ति में पेप्टाइडोग्लाइकान की अधिक प्रतिशत मात्रा में होना, यानी कि जो इसकी सेल वॉल होती है, कोशिका भित्ति होती है, इसमें पेप्टाइडोग्लाइकान अधिक मात्रा में पाई जाती है, तो यानी यह भी इसका कैरेक्टर है। अब तीसरा देखिए लिपिड की प्रतिशत मात्रा कम होना। तो जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होते हैं इनकी सेल वॉल में लिपिड की प्रतिशत मात्रा कम होती है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो तीनों विकल्प है, पहला दूसरा तीसरा, ये तीनों ग्राम धनात्मक बैक्टीरिया का ही लक्षण है, यानी ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया का ही कैरेक्टर है। बाकी चौथा जो दिया गया है वो है उपर्युक्त सभी। तो यहाँ पर तीनों विकल्प तो सही होगा नहीं, तो चौथा में दे दिया कि उपर्युक्त सभी। तो उपर्युक्त सभी जो है ग्राम धनात्मक बैक्टीरिया के लक्षण है, यानी यहाँ पर चौथा विकल्प सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेन यूज्ड फॉर ग्राम स्टेनिंग, यानी ग्राम नामक वैज्ञानिक जो स्टेनिंग किए थे उसमें कौन सा स्टेन यूज किए थे। तो पहला है एनिलीन ब्लू, दूसरा है कॉटन ब्लू, और तीसरा है क्रिस्टल वायलेट, और चौथा है ट्राइपेन ब्लू। तो यहाँ पर सी वाला विकल्प सही है। ग्राम नामक वैज्ञानिक ने क्रिस्टल वायलेट स्टेन लिया था। स्टेन का मतलब डाई या फिर कलर होता है एक तरह का, लैब में अगर आप प्रयोग किए होंगे तो जानते होंगे। क्रिस्टल वायलेट एक क्या है, स्टेन है, एक कलर है। तो यहाँ पर तीसरा विकल्प सही है, यानी कि ग्राम नामक वैज्ञानिक ने क्या लिया था, क्रिस्टल वायलेट लिया था। अगला क्वेश्चन है एक छोर पर कसाव के एक गुच्छे वाला जीवाणु कहलाता है, यानी कि बैक्टीरिया हैविंग टफ्ट ऑफ फ्लैजिला, यानी फ्लैजिला का गुच्छा
फ्लैजिला को हिंदी में क्या कहते हैं? कसाब कहते हैं, कसाब। बाकी आप फ्लैजिला जानते होंगे, अगर आप यूग्लिना पढ़े होंगे, यूग्लिना में इस तरह का देखिए, इस तरह का ऊपर ऐसे निकला होता है, जिसको क्या कहते हैं? फ्लैजिला कहते हैं। बाकी बैक्टीरिया में भी फ्लैजिला पाए जाते हैं, इस तरह से बैक्टीरिया के ऊपर हेयर लाइक स्ट्रक्चर पाई जाती है, इसको क्या कहते हैं? फ्लैजिला कहते हैं। तो सवाल में क्या पूछा जा रहा है कि एक छोर पर कसाब के एक गुच्छे वाला जीवाणु क्या कहलाता है? तो दोस्तों इसके लिए आपको समझना पड़ेगा, कई तरह से सवाल इसमें घुमा फिरा कर पूछा जाता है, तो इसके लिए एक लिस्ट है, आप इसे समझ लीजिए। तो देखिए, बैक्टीरिया में अगर एक सिरे पर एक फ्लैजिला हो तो इसे आप क्या कहेंगे? मोनोट्राइकस। यानी कि इस तरह का कोई बैक्टीरिया हो, यहाँ पर देखिए इस तरह का बैक्टीरिया है और यहाँ पर एक सिरे पर एक फ्लैजिला है, तो इसे आप क्या कहेंगे? मोनोट्राइकस कहेंगे। और दूसरा देखिए क्या है, दोनों सिरों पर फ्लैजिला के गुच्छे हों, यानी कि ऐसे बैक्टीरिया हो और इसके दोनों सिरे पर इस तरह से कई फ्लैजिला हों, इधर भी और इधर भी, यानी कि फ्लैजिला के गुच्छे हों, तो आप इन्हें क्या कहेंगे? लोफोट्राइकस। एक सिरे पर एक फ्लैजिला का गुच्छा, यानी कि बैक्टीरिया है और बैक्टीरिया के एक सिरे पर फ्लैजिला का गुच्छा है, तो इसे क्या कहेंगे? सिफेलोट्राइकस। दोनों सिरों पर एक एक फ्लैजिला, यानी कि इस तरह से बैक्टीरिया है और दोनों सिरों पर एक एक फ्लैजिला, इस तरह से है, इस तरह से रहेगा, दोनों सिरों पर एक एक फ्लैजिला, तो इसे क्या कहेंगे? एम्फीट्राइकस। संपूर्ण सतह पर फ्लैजिला, यानी कि इस तरह से बैक्टीरिया है और इसके संपूर्ण सतह पर पूरा चारों तरफ क्या हो? फ्लैजिला हो, तो इसे क्या कहते हैं? पेरिट्राइकस। इतना आपको याद करना पड़ेगा। एक फ्लैजिला एक तरफ मोनोट्राइकस, दोनों सिरों पर फ्लैजिला के गुच्छे हों तो लोफोट्राइकस, एक सिरे पर फ्लैजिला का गुच्छा हो तो इसे क्या कहेंगे? सिफेलोट्राइकस, दोनों सिरों पर एक एक फ्लैजिला हो तो इसे क्या कहेंगे? एम्फीट्राइकस, और अगर पूरी सतह पर फ्लैजिला हो चारों तरफ तो इसे क्या कहेंगे? पेरिट्राइकस। दो तो आपको क्लियर हो जाएगा, मोनो का मतलब एक फ्लैजिला और एम्फी का मतलब दोनों तरफ फ्लैजिला। बाकी आपको एक याद करना है, सिफेलो। अगर एक ही तरफ फ्लैजिला के गुच्छे हैं तो सिफेलो और दोनों तरफ फ्लैजिला के गुच्छे हैं तो लोफो। पेरी का मतलब चारों तरफ होता ही है, इसे याद करने की जरूरत नहीं है, शब्द से ही आप समझ पाएंगे। अब देखिए सवाल में क्या पूछा गया था। सवाल में पूछा गया है कि एक छोर पर एक कसाब के गुच्छे वाला जीवाणु कहलाता है, तो उत्तर में होना चाहिए सिफेलोट्राइकस। यानी इस तरह से बैक्टीरिया है और इसके एक सिरे पर फ्लैजिला के गुच्छे हों तो इसे क्या कहेंगे? तो इसे सिफेलोट्राइकस कहेंगे। लेकिन आप देख रहे हैं कि चारों विकल्प में सिफेलोट्राइकस है ही नहीं, और यह सवाल आप देख रहे हैं कि टीजीटी बायोलॉजी 2004 में और टीजीटी बायोलॉजी 2021 में भी पूछा गया है, जबकि यह सवाल ऐसा है कि जिसके अंदर उत्तर है ही नहीं। तो इस तरह से विवादित सवाल भी पूछ दिए जाते हैं टीजीटी पीजीटी में। अब उनके पूछने का क्या मतलब होता है, जबकि आयोग में कई लोग मिल करके पेपर बनाते हैं, लेकिन फिर भी इस तरह के विवादित सवाल कुछ ना कुछ हर साल डाल देते हैं, एक दो सवाल। अब उनका क्या मकसद है तो वही लोग जानेंगे हर साल, लेकिन इस तरह के सवाल डाल दिए जाते हैं। तो मैंने एक सवाल इसमें मेंशन कर दिया है ताकि आप जानते रहें, यानी कि एक सवाल लेकर के आप आधा घंटा 10 मिनट न बिता दें यह सोच कर कि आयोग ने बनाया है तो किसी ना किसी तरह से सही ही होगा। ऐसा नहीं हो सकता है, कभी कभी गलत सवाल भी एग्जाम में आ जाते हैं। तो इसमें यह मानकर चलिए कि कोई इसमें उत्तर नहीं है, लेकिन अगर एग्जाम में आप लगाना चाहें तो आप मेरे हिसाब से लोफोट्राइकस लगा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। जीवाणु जिसमें एक सिरे पर गुच्छे में कसाब होते हैं कहलाते हैं। यानी कि अब देखिए वही सवाल है और इसे 2013 में टीजीटी में पूछा गया है। यानी कि जीवाणु जिसमें एक सिरे पर गुच्छे में कसाब हो कहलाते हैं। तो मैंने अभी बताया इसे आप क्या कहेंगे? सिफेलोट्राइकस। यहाँ पर सी वाला ऑप्शन सही है, जबकि यही सवाल है। पिछले सवाल में आपने देखा कि सिफेलोट्राइकस ऑप्शन ही नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित जीवों में असीम केंद्रीय कोशिकाओं के उदाहरण हैं। यानी कोशिकाओं के कौन से उदाहरण हैं? तो इसे आप इंग्लिश में देखिए ज्यादा क्लियर हो जाएगा। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म, यानी जो नीचे ऑर्गेनिज्म दिए गए उसमें से कौन सा एग्जाम्पल है ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल। यानी कि नीचे जो 4 विकल्प दिए गए हैं उसमें कौन से प्राणी ऐसे हैं जो प्रोकैरियोटिक सेल का उदाहरण है। तो
पहला देखिए क्या है, बैक्टीरिया एंड माइकोप्लाज्मा, यही विकल्प सही है क्योंकि बैक्टीरिया और माइकोप्लाज्मा प्रोकैरियोटिक होते हैं। बाकी ब्लू ग्रीन एल्गी एंड रेड एल्गी, ये जो है ऑप्शन गलत है। और तीसरा है माइकोप्लाज्मा एंड फंजाई, ये भी गलत है। वायरसेस एंड ब्राउन एल्गी, ये भी गलत है। यहाँ पर पहला विकल्प ही सही है, जीवाणु व माइकोप्लाज्मा। अगला सवाल है, माइक्रोट्यूब्यूल्स अरेंज्ड इन बैक्टीरियल फ्लैजिलम, यानी कि अगर बैक्टीरिया का फ्लैजिलम है तो उसमें माइक्रोट्यूब्यूल का अरेंजमेंट कैसा रहेगा। तो पहले आप समझिए कि माइक्रोट्यूब्यूल का अरेंजमेंट से क्या मतलब है। ये देखिए क्या है, बैक्टीरिया है और बैक्टीरिया का ये क्या है, फ्लैजिला है। अब फ्लैजिला को आप टीएस करेंगे, ऐसे कट कर देंगे, कट करके जब देखेंगे तो इस तरह का दिखेगा। ये देखिए बैक्टीरिया के फ्लैजिला को टीएस काट दिया गया है। अब इस पे आप देखेंगे कि यहाँ पर 9 माइक्रोट्यूब्यूल्स दिखेंगे, 3 4 5 6 7 8 9। ये देखिए 9 माइक्रोट्यूब्यूल्स इसके परिधि पर दिखेंगे और बीच में एक भी ट्यूब्यूल्स नहीं दिखेंगे। तो प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं का जो फ्लैजिला होता है, इसमें जो माइक्रोट्यूब्यूल्स की व्यवस्था होती है, अरेंजमेंट होता है, वो 9+0 का होता है, यानी कि परिधि पर 9 है और सेंटर में 0 है। तो यहाँ पर तीसरा विकल्प सही हो जाएगा। बाकी अगर यही यूकैरियोट की बात होती तो यूकैरियोट का अगर कोई फ्लैजिला होता, जैसे यूग्लिना का फ्लैजिला है, तो उसमें आप क्या करेंगे, क्या देखेंगे कि इसके परिधि पर 9 रहेंगे, परिधि पर 9 फ्लैजिला रहेंगे, 9 माइक्रोट्यूब्यूल्स रहेंगे, फ्लैजिला नहीं 9 माइक्रोट्यूब्यूल्स रहेंगे और सेंटर में 2 रहेंगे। तो यूकैरियोट की बात अगर की जाएगी तो वहां पर 9+2 हो जाएगा, लेकिन यहाँ प्रोकैरियोट की बात की जा रही है तो यहाँ पर 9+0 होता है। अच्छे से आप समझ गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूध से दही किसके द्वारा बनता है। तो पहला विकल्प है एसिटोबैक्टर एसिटी, दूसरा विकल्प है बैसिलस मेगाथीरियम और तीसरा विकल्प है ज़ैंथोमोनास सिट्री। तो यहाँ पर कोई विकल्प तीनों में से कोई सही नहीं है, चौथा है उपर्युक्त में से कोई नहीं, तो यही वाला विकल्प सही हो जाएगा क्योंकि दूध से दही बनाने वाले बैक्टीरिया जो होते हैं वो लैक्टोबैसिलस होते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, टर्म एंटीबायोटिक वाज क्वाइंड बाय, यानी कि एंटीबायोटिक टर्म किसने दिया था। तो वाक्समैन नामक वैज्ञानिक ने दिया था। यहाँ पर बी वाला ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जब किसी रोगकारी जीव विष के विरुद्ध तैयार प्रतिरक्षियां शरीर में प्रविष्ट कराई जाती है तो क्या कहलाता है। यानी कि जब किसी रोग के लिए, किसी पॉइजन के लिए उसके विरुद्ध में प्रतिरक्षियां शरीर में प्रविष्ट कराई जाती हैं तो उन्हें क्या कहा जाता है। यानी कि किसी दूसरी शरीर में बना हुआ प्रतिरक्षी यानी कि एंटीबॉडी किसी दूसरे पर्सन के अंदर एंट्री कराई जाए, लगाई जाए किसी रोग के विरुद्ध में, तो उसे क्या कहेंगे। तो उसे कहेंगे आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनाइजेशन कहेंगे। यहाँ पर पहला विकल्प सही है, आर्टिफिशियल पैसिव, यानी किसी दूसरी की शरीर में बनी हुई इम्यूनिटी जब किसी दूसरे व्यक्ति के अंदर डाली जाती है तो उसे पैसिव कहते हैं, यानी कि निष्क्रिय। और जब खुद की बॉडी में इम्यूनिटी तैयार होती है तो उसे क्या कहेंगे, सक्रिय, यानी कि एक्टिव कहेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस रोग को टीकाकरण द्वारा नहीं रोका जा सकता है। यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा रोग है जिसका टीकाकरण नहीं किया जा सकता है, जिसके लिए वैक्सीन नहीं बनाया गया है। तो देखिए जो पोलियो है इसके लिए तो वैक्सीन बनाया गया है, डिप्थीरिया के लिए भी वैक्सीन बनाया गया है, निमोनिया के लिए भी वैक्सीन बनाया गया है। चौथा विकल्प है जो है अमीबियोसिस, यानी कि यह एक पेचिस है जिसके लिए कोई भी वैक्सीन नहीं बनाई गई है। तो यह जो है चौथा विकल्प यहाँ पर सही है, डी वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिट्रस कैंकर डिजीज इज काज्ड बाय। सिट्रस कैंकर एक डिजीज है जो नींबू में होती है। नींबू पर चकत्ते पड़ जाते हैं, नींबू के फल पर, पत्तियों पर भी, इसके स्टेम पर भी पड़ते हैं, तो सिट्रस कैंकर डिजीज कहते हैं। यह ज़ैंथोमोनास बैक्टीरिया से होता है, ज़ैंथोमोनास सिट्री। तो यहाँ पर बी वाला ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
सिट्रस कैंकर एक उदाहरण है, यानी कि सिट्रस कैंकर किसका उदाहरण है? जीवाणु जनित बीमारी का यानी कि बैक्टीरियल डिजीज, विषाणु जनित बीमारी का यानी वायरल डिजीज, फफूंद जनित बीमारी का यानी फंगल डिजीज, शैवाल जनित बीमारी का यानी कि एल्गल डिजीज। तो इसमें किस बीमारी का उदाहरण है? तो पहला विकल्प सही है, बैक्टीरियल डिजीज यानी कि बैक्टीरिया या जीवाणु जनित बीमारी का, क्योंकि सिट्रस कैंकर बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी है, ज़ैंथोमोनास सिट्री से होने वाली बीमारी है। इसके पहले ही अभी आपने देखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें से कौन सा सूक्ष्मजीव नाइट्रोजन स्थिरीकरण में मुख्य भूमिका निभाता है? तो नीचे कई सूक्ष्मजीव का नाम दिया गया है और पूछा जा रहा है कि कौन सा इसमें सूक्ष्मजीव है जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण यानी कि नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है। कौन सा इसमें प्राणी है, कौन सा ऑर्गेनिज्म है? तो पहला है राइजोबियम, और यही सही भी है। राइजोबियम बैक्टीरिया जो नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करता है, तो यहाँ पहला वाला विकल्प ही सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज़ैंथोमोनास सिट्राई यानी कि ज़ैंथोमोनास सिट्री निम्न के लिए एक रोग कारक जीव होता है। यानी कि जो ज़ैंथोमोनास सिट्री है, ज़ैंथोमोनास सिट्री बैक्टीरिया है, यह निम्न में से किस रोग के लिए उत्तरदायी होता है, यानी कौन से पौधे में रोग फैलाता है? तो पहला है सेब का फायर ब्लाइट रोग यानी कि फायर ब्लाइट इन एप्पल, दूसरा है विल्ट डिजीज इन पोटैटोज, और तीसरा है सिट्रस कैंकर, चौथा है येलो ईयर रॉट ऑफ फीट। इसमें जो तीसरा विकल्प है यही सही है, सिट्रस कैंकर, यानी कि जो ज़ैंथोमोनास सिट्री है यह सिट्रस कैंकर बीमारी फैलाता है, यानी कि नींबू में बीमारी फैलाता है। तो दोस्तों इस प्रकार से आप 20 सवालों के जवाब और उनके विस्तार भी अच्छे से समझ गए हैं। आशा करते हैं कि सारी चीजें आपको निश्चित समझ में आई होगी। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।